अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि कट ऑफ क्या, आपने कहा है कि अब जिनके जो अंक हैं अगर कम भी अंक आते हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा फेर बदल किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग ज़रूर भर देंगे, और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था। और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th 10th या 11th 12th में हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th 10th में हैं और 3 पेपर 11th 12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास करके मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जिसे बोल रहे थे कि खास करके जैसा मुझे स्मरण है कि शायद वो अंग्रेजी विषय था या कोई अंग्रेजी का पेपर था, किसी और का पेपर था, लोग कह रहे थे क्या कि उसमें इसके लिटरेचर पर प्रश्न नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रश्न है। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। बिल्कुल जी। अगर उतना ही ज्ञानी होते तो शायद वो आयोग के विशेषज्ञ ही बन जाते। तो उनको समझना चाहिए कि जो विशेषज्ञों ने जो बनाया है उसको कई चीज़ों को सोच समझ करके ही बनाया है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब वो विषय जब आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो रिक्ति से कम है जी। ऐसी स्थिति में हम कोई बहुत ही कठोर प्रश्न पूछ करके हमें क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें तो देखना है कि वो अभ्यर्थी जो है वो इतनी दक्षता रखता है हो कि वो बच्चों को पढ़ा सके। बाकी अगर उसका ज्ञान अगर थोड़ा कम भी है तो उनमें अगर ये टैलेंट है और करके आए हैं तो वो पढ़ा सकते हैं। तो हमको उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमको योग्यता को, दक्षता को देखना परखना है। अब अगर कोई ये बात कहता है कि भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा बेकार चला गया, तो कोई भी पढ़ाई जो है वो बेकार कैसे जाएगा? तब तो यही वाली बात हो गई कि जब कभी लोग अपना जीवन बीमा करते हैं और जिंदा रह गए तो बाद में बोलेंगे अरे हमारा तो बेकार हो गया जीवन बीमा, तो क्या उनको मर जाना चाहिए था, तभी उसका सार्थक परिणाम निकलता है। तो कुछ हद तक इसी यही बात है कि अगर कोई पढ़ाई कर लिया, नेचुरली आप ज़्यादा पढ़ेंगे, और इसी कारण से हम लोगों ने कभी भी उसका ब्रेकअप नहीं बताया कि हम किस विषय में कितना हम प्रश्न पूछेंगे, और कभी नहीं बताते हैं, बताना चाहिए भी नहीं। हम क्यों बताएं कि आपसे हम सिर्फ 5 क्वेश्चन इसका पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उसका पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड है भी नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, हम कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाए। बिल्कुल, और आपको तो पढ़ाना है। आप तो सरकारी पदाधिकारी के जैसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसका उपयोग कम आएगा। आपने तो जो पढ़ा उसको डेली आपका उपयोग है। अब तो दूसरे ही दिन आप जब पढ़ाने जब जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे?
इसलिए ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और इसलिए कोई इस तरह के गलत टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। सर अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाली है सितंबर में। बिल्कुल, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है और हम 4 तारीख से हम लोग करने जाएंगे। और आपने देखा होगा इसके हमारे आयोग के वेबसाइट पर भी आ चुका है। 1 तारीख से हम उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मतलब कि जांच के लिए हम लोग मेडिकल बोर्ड भी जो है वो भी बैठेगी। अच्छा, वो गृह जिला में ही होगा। जी जी जी। अच्छा सर, 1-2 और डाउट्स हैं जो झटपट आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे बायोमेट्रिक में इश्यूज थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई बार वहाँ पर लोग बोल भी रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि हम बायोमेट्रिक में जो है दिक्कत था, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को देखिए, बायोमेट्रिक एक बोलचाल की भाषा बन गई है, लेकिन एक्चुअली वो बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं था। वो प्रॉब्लम था एडमिट कार्ड के QR कोड के स्कैनिंग में। और QR कोड का जो स्कैनिंग जो हो रहा था, उस कई कारणों से वो स्कैनिंग फेल कर रहा था। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि अभ्यर्थी ने जो प्रिंट आउट लिया वो QR कोड उसका ठीक से आया नहीं। अब ठीक से नहीं आया, उसने अपने फोल्ड करके मोड़ करके अपने साथ लेकर के एडमिट करना चाहिए। वो एक A4 साइज़ का प्रिंट में निकाला होगा तो वो उसको तो लेके नहीं आया, वो मोड़ करके लाया होगा। मोड़ने में QR कोड मुड़ गया होगा, या प्रिंटर ठीक से नहीं होगा, इंक नहीं ठीक से आया होगा। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण से QR कोड का रीडिंग ठीक से नहीं होता, मतलब स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था QR कोड का। लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी का रोल नंबर भी है, तो जहाँ भी QR कोड का जब स्कैनिंग नहीं हो पा रहा था वहाँ पर रोल नंबर डाल करके हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस ये था कि हम उसका QR कोड से स्कैनिंग करके या तो हम उसके डेटा को ले लें या उसके रोल नंबर को डाल करके उसके डेटा को ले लें। दोनों ही स्थिति में हमको जो बैकएंड में हमारे पास जो डेटा था उसका, वो डेटा को रिट्रीव करना था कि वो वही व्यक्ति है कि नहीं, वही अभ्यर्थी है कि नहीं है, उसका फ़ोटो से मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो करना था। तो जो एडमिट कार्ड में QR कोड का जहाँ जहाँ स्कैनिंग नहीं हो पाया, वहाँ उसके रोल नंबर को एंटर करके उसके डेटा को ले लिया गया और उसके हिसाब से उसकी पहचान करके उसको प्रवेश किया। यानी कि अब उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी। देखिए, साफ साफ बता दिया है और आपके कई डाउट्स को क्लियर भी कर दिया है, और ये भी बता दिया है, अंदाज़ा दे दिया है कि टेंटेटिव तारीख दे दी है कि कब तक आपके नतीजे आ सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत